Good morning, students. In previous classes, we have studied how the chemical bond formation takes place, what is the cause of formation of bond, and we have also studied type of chemical bonds, in which we have studied covalent bond. Today we will discuss the variable valency in covalent bond. ना 9th या 10 के बच्चे खूब पूछते थे क्वेश्चन ये कि सर वेरिएबल क्यों हो जाता है ना, तो एक्चुअली 11 से रिलेटेड है। आइए हम लोग इसको भी देखेंगे। हाँ, एक चीज़ सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि जब आप 11th का स्टडी कर रहे हैं तो चाहे तो आपका मैथ्स होगा या बायोलॉजी होगा ना, तो कुछ पोर्शन जो है सबको लॉकडाउन कोरोना वायरस के चलते डिलीट किया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको नहीं पढ़ना है, भले ही टीचर के लिए आराम हो गया कि कम पढ़ाना पड़े, ठीक है, लेकिन आपको पूरा एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जितना टॉपिक दिया हुआ एनसीईआरटी का सब आपको टच करना है, ठीक है, टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए। लेकिन वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि सारा पॉइंट पूरा एनसीईआरटी में कवर करूँ ताकि आपको एक बार टीचर से पढ़ाया हुआ रहे, तो टच में रहेंगे आप, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे होता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे कोई भी वैसे एलिमेंट जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी लेवल से सेम ऑर्बिट में, ऑर्बिट सेम होना चाहिए, लैंग्वेज पर ध्यान देना, सेम ऑर्बिट होना चाहिए ना, एक सबशेल से दूसरे सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन सेम शेल फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट ऑफ द सेम शेल, तो उस एनर्जी को हम लोग प्रमोशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और यह हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट कैसे प्रोवाइड किया जाता है? बाय हीटिंग, बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क देके कर सकते हैं या उसको हीट करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी आर शोन बाय दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वह वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड इन सब शेल ऑफ सेम शेल, याद रखेंगे ये ना, लोन पेयर जो होता है आपको एक सबशेल से दूसरे सबशेल में प्रमोट करा दिया जाता है, किसमें? ऑफ सेम ऑर्बिट, सेम शेल ना, फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम को वैलेंसी इज शोन इन एक्साइटेड स्टेट। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फॉर्मोशन एनर्जी। फॉर्मोशन रूल क्या है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट। एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी एटम को हम लोग एक्साइटेड स्टेट में कैसे करते हैं? बाय डायरेक्ट हीटिंग, हीट करके। दूसरा क्या है? बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क करा करके उसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? एनर्जी किसी का बढ़ा देना। तो देखो यह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप तो 1s2, 2s2, 2p3 ना, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है इसका, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। जैसे NCl3 में आपका 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन इट्स एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग इसमें वेरिएबल वैलेंसी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। एक्साइटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे समझे? आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ना, n का वैल्यू कितना है आपका? 2 है। जब n का वैल्यू 2 हो, ठीक है, n का वैल्यू अगर 2 हो तो इसमें l का वैल्यू 2 होगा। l बराबर एक s सबशेल होगा और l बराबर दूसरा p सबशेल होगा। l का वैल्यू होता है, इस पर डिपेंड करता है n पर ना, n-1 करके निकालते थे, ठीक है। तो अगर s है तो l का वैल्यू आता था 0, ठीक है, l का वैल्यू 0। p के लिए l का वैल्यू कितना था? 1। यही ना हम लोग का l और l का वैल्यू हो गया किसके लिए? इस सबशेल के, इस शेल के लिए। तो देखो s है, s का इलेक्ट्रॉन है ना 2s, और ये 2p में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर d नहीं आ रहा है ना, इस केस में d पॉसिबल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है।
देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रोमोटेड फ्रॉम, क्या कहा जाता है, इन सेम ऑर्बिट फ्रॉम लोअर सबशेल टू हायर सबशेल। ठीक है, यही वजह है कि एक्साइटेशन इसमें नहीं होगा और ना ही उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे। दैट इज व्हाई द नाइट्रोजन विल नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन को शो नहीं करने से क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकता है वो देखिए। जैसे देखिए फास्फोरस का केस है, तो फास्फोरस PCl5 बॉन्ड बनाता है, आपका PCl5 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों तो एक ही ग्रुप का है, ठीक है, एक ही ग्रुप का है, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। इसका भी देखिए 2 और 3 5 है, लेकिन फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसके चलते ये वेरिएबल वैलेंस से शो करता है और PCl5 बना लेगा। लेकिन वही अगर आप कहिएगा कि नहीं नाइट्रोजन भी NCl5 बना देता, तो नाइट्रोजन NCl5 बॉन्ड कंपाउंड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो कोवैलेंसी इसकी 3 होगी, NCl3 होगा, NCl5 नहीं बनेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n है, तो इससे क्या होगा, तो ही सबशेल होगा S और P, L का वैल्यू 0 और 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन का वो नहीं बन पाता है। आगे अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग फास्फोरस कैसे आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए आप। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा फास्फोरस का, यही ना होगा, क्या हो जाएगा आपका 1s 2 2s 2 2p 6, इसके बाद क्या हो गया 3s2, ठीक है, 3p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 भर गया। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो हुंस रूल फॉलो करा के इसको भर दिए। सिंस इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, n का वैल्यू कितना है 3 है। n का वैल्यू कितना है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, n बराबर 3 है, तो इसमें सबशेल कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन, s, दूसरा कौन पॉसिबल है, P, ठीक है, और तीसरा कौन पॉसिबल है, D ना, SP D तीनों है। तो ये 3D जो है इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, देखो शेल नंबर सेम है। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्रमोट करा दें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें आसानी से हम लोग प्रमोट करा सकते हैं। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है। अब सवाल उठता है कि एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ही क्यों प्रमोट होता है, क्योंकि अनस्टेबल होता है। यह अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है। एनर्जी इसकी हाई क्यों होती है, दोनों तो एक ही सबशेल है, तो अब ये डाउनवर्ड होने की वजह से उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है और कम स्टेबल होता है रिस्पेक्टिवली। एनर्जी जाहिर सी बात है, एनर्जी ज्यादा रहेगा तो कम स्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए अब ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है इसी को प्रमोट करा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया, तो देखिए अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इस केस में 3 अनपेयर्ड था, जब ग्राउंड स्टेट में था, ओरिजिनल स्टेट में था तो 3 अनपेयर्ड था, 3 बॉन्ड बनाता, जैसे PCl3 PCl3, तो इसकी कोवैलेंसी यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, जब एक्साइटेड स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। एक एक क्लोरीन जाएगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक क्लोरीन गया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, एक क्लोरीन गया, फिर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर करके चला गया, पांचवा क्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया, तो टोटल 5 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। इसलिए इस केस में कोवैलेंसी 5 हो गया। वहीं आपका PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है, why so, because of the presence of vacant d orbital in which one electron can be promoted from 3s subshell to 3d subshell, due to which the number of unpaired electron increase and it becomes 5. That is why it will form 5 covalent bond and its covalence becomes 5. Whereas in the case of nitrogen, there is no d subshell, there is no vacant shell. That is why electron cannot be promoted to excited state in same shell or higher, ये क्या कहा जाता है, higher subshell in same orbit. That is why its number of unpaired electron is remain 3. Electron cannot be promoted to higher subshell. That is why you cannot form NCl5, but it can form NCl3. Similarly, oxygen tetrafluoride, oxygen hexafluoride is not possible, because in the case of oxygen there is no vacant orbital. ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है, 6 होता है, तो देखिए 6 के लिए क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4,
यही ना हो गया, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 4 कर देंगे तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, यहाँ 2 है, तो n बराबर 2 हो गया, तो s और p दो ही सबशेल पॉसिबल है, d है ही नहीं, इसमें प्रमोट होगा, इसीलिए ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है। आइए, इन द केस ऑफ सल्फर, सल्फर में आइएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ठीक है, इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 हो गया और 3p5 हो गया, 3p4 हो गया, 6 होता है ना, 3p4 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू जो है आपका वो n बराबर 3 है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है, तो इसमें 3 सबशेल पॉसिबल हो जाएगा, कौन कौन, s भी पॉसिबल है, p भी पॉसिबल है, ठीक है, और d भी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, s p d तीनों पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है ना, यहाँ पर कोवैलेंसी इसका 2 होगा, जैसे sf2 ना, 2 कोवैलेंट बॉन्ड को फ्लोरीन के साथ बना लिया, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए बनाया, इसलिए कोवैलेंसी यहाँ पर आपका 2 हो रहा है। फिर अगर हम लोग हिट करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इसमें हम लोग प्रमोट कर सकते हैं ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये कहलाएगा। तो 3p से 3d में जा रहा, सबशेल तो चेंज हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका शेल नंबर रिमेन सेम रह रहा है, देखो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड्स नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ पीरियड, दोनों को डिसाइड करता है, तो शेल नंबर सेम है, एक ही शेल में है, याद रखना है। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से इसका कोवैलेंसी जो होगा 4 हो जाएगा, इससे 4 में देखिए 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली अब हम लोग करेंगे क्या, 3 सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ 3d के दूसरे ऑर्बिटल में प्रमोट करा दिए, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ गया, टोटल 6 हो गया, 4 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, टोटल 6 हो गया, तो यह इसकी कोवैलेंसी 6 हो जाएगी। एग्जाम्पल SF6, 6 कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, इसलिए कोवैलेंसी से 6 हो गई। तो इसकी वेरिएबल वैलेंसी शो करने का मेन वजह क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ना इन आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, इन व्हिच इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोमोटेड from one subshell to another subshell of same orbit या same shell, याद रखना है इस चीज पर। तो प्रमोशन के चलते होता है, अगर वैकेंट ऑर्बिटल किसी के पास नहीं है उस शेल में, तो क्या कहा जाता है, उसमें प्रमोशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा, ठीक है। आइए हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रेजेंट रहता है, तीनों फॉर्म में रहता है ना। जैसे ले लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूँ, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। आप ले लीजिए ब्रोमीन Br2, ठीक है, वह लिक्विड स्टेट में है। I2 ले लीजिए, वह सॉलिड स्टेट में है। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं तीनों फिजिकल स्टेट में होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स उसके कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं covalent molecules, if they are separated to each other, there is less almost negligible force of attraction, तब वैसे molecules जो होंगे separated molecules gaseous state में होंगे। like if the molecules are associated with each other, then they will be either in liquid form or in solid form. Why these are associated? It is due to a strong van der Waals forces or hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग van der Waals forces इसमें एग्जिस्ट करने लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशन है। हाइड्रोजन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये एटम से अटैच्ड हो, ठीक है, तो ये पोलराइज हो जाएगा, पोलर हाइड्रोजन होगा, एंड द पोलर हाइड्रोजन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो एज द मोलिकुलर वेट इंक्रीजेज, फिजिकल स्टेट आल्सो इंक्रीजेज। सपोज कि हम लोग इस केस में देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, तो ऊपर से नीचे आइएगा ग्रुप में, तो एटॉमिक वेट इसका बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। तो एटॉमिक वेट बढ़ने से मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, मोलिकुलर वेट बढ़ने से van der Waals फोर्सेज इंक्रीज कर जाएगा मोलिकुल्स के बीच में, उसका फिजिकल स्टेट चेंज करता चला जाएगा। देखिए तो ये गैस है, ये गैस है, यह लिक्विड हो गया, जबकि यह तुरंत क्या हो गया आपका सॉलिड हो गया, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। Those solid in which atoms are linked together with covalent bond forms infinite three-dimensional giant structure.
अगर कोवैलेंट सॉलिड के फॉर्म में अगर हो जाए तो उसमें होता क्या है कि एटम्स जो होते हैं इस तरह से लिंक्ड होते हैं कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है जॉइंट स्ट्रक्चर कहलाता है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है नेटवर्क के फॉर्म में हो जाता है, एकदम थ्री डायमेंशनल नेटवर्क मिल जाता है, जिसके चलते वह सॉलिड हो जाता है। यहाँ तक एक डायमंड जो है आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। तो जैसे कि हो गया आपको डायमंड के केस में, ग्रेफाइट के केस में, एल्युमिनियम नाइट्राइड के केस में, सिलिकॉन कार्बाइड के केस में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में यानी बालू के केस में ना। मोलिकुलर सॉलिड, कुछ सॉलिड जो होते हैं कोवैलेंट सॉलिड मोलिकुलर सॉलिड भी हो सकता है। डिस्क्रीट मोलिकुल्स आर फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड देन द मोलिकुल्स आर एसोसिएटेड ड्यू टू अंडर वाल फोर्सेज। अगर कोवैलेंट बॉन्ड उसमें एसोसिएटेड हो और मोलिकुल्स उसके डिस्क्रीट हो तो क्या कहा जाता है, अलग अलग, तो वे सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो तब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन क्या हो, कोवैलेंट बॉन्डेड हो, और वंडरवाल फोर्सेज अगर लग रहा हो तो वह सॉलिड हो जाएगा। जैसे ड्राई आइस कार्बन डाई सॉलिड CO2 को बोला जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड केप्ट ऑन पेपर, ठीक है, इट डज नॉट वेट द पेपर, why so, because it is sublimated to gas direct without changing into liquid, ठीक है, and it does not weight the paper and resembles ice, that is why its name is given as dry ice। तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया। सॉलिड I2 आयोडीन के केस में होता है, तो उसमें वंडरवाल फोर्सेज स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होने लगते हैं, मोलिकुल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से मोलिकुलर फॉर्म में होते हुए मोलिकुलर सॉलिड बना देता है। कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मोस्टली कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं ना जिसमें सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है, या जैसे HCl ले लिए, या ये कह दीजिए पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो होंगे वह सेल्फ आयोनाइज कर जाएंगे या वाटर में जाने के बाद आयंस प्रोड्यूस कर देंगे, जिसके वजह से आपका क्या होगा, वह गुड कंडक्टर, मतलब कि फिबल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन। जैसे लिक्विड वाटर, हम ये वाटर ले लिए, तो वाटर मोलिकुल्स में होता क्या है कि आपको H2O जो होगा H प्लस और OH में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, H प्लस और OH में टूट जाता है, ठीक है। तो H प्लस और OH में टूटेगा तो यह आयोनाइज कर जाएगा, आयोनाइज करेगा तो देखिए H3 प्लस O में बदल जाएगा, ठीक है, और OH माइनस में बदलेगा। क्या चीज में बदलेगा, OH माइनस में बदलेगा, OH माइनस में बदलेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ आयोनाइज हो गया। तो सेल्फ आयोनाइजेशन के चलते इसमें क्या होगा, आयंस जब होते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ आयन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो मोशन ऑफ आयंस के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे अमोनिया है, तो अमोनियम भी आपका इंटर कन्वर्टेबल है, अमोनियम आयन और एमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट एंड HCl भी गुड कंडक्टर है। HCl को पानी में डाल दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दिएगा। ग्रेफाइट खुद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन मैक्सिमम जो कंपाउंड कोवैलेंट के होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों बैड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट टेंडेंसी टू आयोनाइज दोज मोलिकुलर और कोवैलेंट कंपाउंड व्हिच आर नॉन आयोनाइजेबल इन aqueous solution, they will not produce, and therefore there will be no movement of ion, therefore there is no question of conduction of the electricity. Such type of compounds are bad conductor of electricity। आइए अब हम लोग देखते हैं सोलबिलिटी। तो एक फेमस स्लोगन है, सिमिलिया सिमिलीबुस सॉल्वेंटर विज लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स। मतलब कि कोई पोलर सॉल्वेंट है तो वह पोलर सॉल्यूट है तो वह पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वह नॉन पोलर सब्सटेंस में ही, सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो जनरली जो होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू वंडर वाल फोर्सेज, ठीक है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को पानी में, हाँ बेंजीन है तो बेंजीन को पानी में डालिएगा तो नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी पोलर होता है, बेंजीन नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पानी में डाल दीजिए नहीं घुलेगा। मतलब कि नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होंगे नॉन पोलर कंपाउंड में ही घुलेगा, पोलर में नहीं घुलेगा। उसके लिए स्लोगन बताए, सिमिलिया सिमिलीबुस सॉल्वेंटा, यानी कि लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स। जो मतलब कि जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे वो नॉन पोलर सब्सटेंस में डिजोल्व कर जाएंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कौन होगा, ईथर। कौन सा हो जाएगा, ईथर हो जाएगा।
ना। तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका ईथर। ईथर भी आपका पोलर, ये क्या कहा जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सब हो गया। अब आ जाइए आइसोमेरिज्म। दीज आर डायरेक्शनल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, सो दे शो आइसोमेरिज्म। अब है कि जैसे आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड इसी को कहते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। वैसे कंपाउंड जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, वह आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि वे डायरेक्शनल है। क्यों डायरेक्शनल है? ठीक है, तो उसमें इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे मैग्नेट ले लीजिए और उसमें आयरन पाउडर डाल दीजिए, ठीक है, तो आयरन पाउडर डालिएगा तो क्या कहा जाता है, इस तरह के फोर्सेज इमेजिनरी निकलेंगे। आयरन पाउडर जो है इस तरह से आप पेपर पर ऑटोमेटिक सज जाएगा। यहाँ पर मैग्नेट रख दीजिए और मैग्नेट रखने के बाद इसमें पाउडर डाल करके उसको चला दीजिए। किस चीज़ का पाउडर? आयरन पाउडर, आयरन फाइलिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से निकल जाता है। इसमें होता क्या है कि आपका नॉर्थ पोल के तरफ से लाइन ऑफ फोर्सेज निकलते हैं और साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल की तरफ चला जाता है। इक्वल एंड अपोजिट ये लाइन ऑफ फोर्सेज होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जिसके वजह से नॉन डायरेक्शनल हो जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, स्पेशली कौन सा, आयनिक कंपाउंड, डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, व्हाइल इन द केस ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड दीज आर डायरेक्शनल। व्हाई दीज आर डायरेक्शनल? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज, ठीक है, सो दे शो आइसोमेरिज्म, इसीलिए आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और क्यों एब्सेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज है? क्योंकि वो नॉन आयनिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद रिएक्शंस जो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है? स्लो होता है। व्हाई द रिएक्शन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर स्लो? ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग द chemical reaction of covalent compound there is breaking of old bond and formation of new bond, which takes time and requires energy. That is why the chemical reaction of covalent compounds will be slow. ये देखिए उसी तरह से बार मैग्नेट है ना, नॉर्थ पोल से निकल रहा है लाइन ऑफ फोर्सेज और किधर जा रहा है आपको, साउथ पोल की तरफ जा रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज काम करते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसीलिए नॉन डायरेक्शनल होता है। और ये किस में पाया जाता है? आयनिक कंपाउंड में मिलता है। आयनिक में क्या होगा, एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। तो नॉर्थ पोल की तरह यहाँ कौन बिहेव कर रहा है? कटायन। कटायन से होते हुए लाइन ऑफ फोर्सेज अनायन की तरफ जा रहे हैं, अनायन की तरफ जा रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, और इसीलिए आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये हिटलर एंड लंदन का प्रपोज किया हुआ था, बाद में इसको इट वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ठीक है, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी कहता क्या है? टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड overlapping occurs between half-filled valence shell orbital of the टू एटम्स। टू एटम होना चाहिए, या जिसके बीच में कंसर्न्ड एटम जो है उसके पास क्या होना चाहिए? हाँ, इसमें सबसे पहला तो ये याद रखना है कि ओनली वैलेंस शेल विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब वैलेंस शेल में वैसे ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं जिसके पास हाफ फील्ड हो, यानी कि एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हो। यही सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? कंबाइन करेगा। कंबाइन करते वक्त क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एंटी पैरेलल, so to avoid the repulsive forces ना। और ये पढ़ा चुका हूँ कहाँ, हुंड्स रूल में, क्यों ये एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती है। ठीक है, अब ये होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड उसमें हो गया तो अपोजिट स्पिन के साथ हो गया, ठीक है, और उसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन से वह आता है जिसकी वजह से वह डायरेक्शनल कैरेक्टर शो करने लगता है। ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन व्हिच देयर इज ए मैक्सिमम ओवरलैपिंग। उस डायरेक्शन से ऑर्बिटल्स आते हैं जिसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग जैसे इस केस में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो अगर इस तरह से ओवरलैपिंग हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और अगर हम मुट्ठी बंद कर लिए, ऐसे फिंगर खोल दिए, ओवरलैपिंग कराया, तो एक फिंगर दूसरे फिंगर को अच्छी तरह से ग्रिप में ले रहा है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। ओवरलैपिंग यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। लेकिन अगर इस तरह से मुट्ठी बंद कर दें, ओवरलैप कराए एक मुट्ठी को दूसरे ओवरलैप में, तो जस्ट टच करेगा, तो इस तरह के बॉन्ड जो होंगे वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पुअर कहलाता है, और स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वीक होगा। ठीक है, तो एक्सटेंट
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब सवाल उठता है कि किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पर, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो पी डी एफ ऑर्बिटल जो होता है डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में उसके ऑर्बिटल सजे हुए होते हैं, इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम है। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, व्हाई सो? बिकॉज इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल ना, कि हर एक एक्सिस पर लाई करने लगता है क्योंकि स्फेयर है, ठीक है, इसलिए लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। नेचर, दूसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग कैसे डिपेंड करेगा कि वह ऑर्बिटल कैसे आ रहा है। अगर लीनियरली आ रहा है, ठीक है, तो देखो इस तरह से फिंगर हो जाएगा, एक फिंगर को दूसरे फिंगर से, जैसे आप हैंड शेक करते हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। हैंड शेक कर रहे हैं आप एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड के साथ, अभी तो हैंड शेक मना है करना, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कोरोना वायरस काल है, इसलिए बचिए हैंड शेक करने से। लेकिन कोई अपना अपने हाथ को अपने हाथ से हैंड शेक करके देखिए, तो ये जो हुआ कॉम्बिनेशन को एक्सियल हुआ, एक सेम एक्सिस के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इस तरह के बॉन्ड जो कहलाते हैं वो सिग्मा कहलाते हैं। दूसरा होता है नॉन एक्सियल, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो लेटरल ओवरलैपिंग जो होता है, जैसे दो डंबल ले लीजिए और दोनों डंबल को आप ओवरलैप करा के देखिए पैरेलल ना, तो पैरेलल ओवरलैपिंग जब करने लगेगा लेटरल ओवरलैपिंग कहलाता है वही। तो जस्ट एक दूसरे को टच करेगा, ओवरलैप कहाँ करता है, ठीक है। तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग बनते हैं, उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, पुअर होता है, जिसके चलते वीक बॉन्ड बनता है, और वह बॉन्ड जो कहलाता है पाई बॉन्ड कहलाता है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग, सबसे ज्यादा पीपी में ओवरलैपिंग होगा, तब एसपी में होगा, एसएस में सबसे कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, जिसके चलते स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसमें कम बनता है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता चला जाता है। जैसे 1 1 का या 1 2 का, 2 2 का और कम घट जाएगा, 2 3 का और घट जाएगा, 3 3 का और घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि एन का वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उसका घटता चला जाएगा। उसी तरह से 1s और 2s का ले लीजिए, तो क्या कहा जाता है, एन का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। 2s और 2p ले लीजिए, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए और घट जाएगा, 3s और 3p में और घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो एन का वैल्यू बढ़ने से। तो आखिर एन का वैल्यू बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि एन का वैल्यू बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, दूरियां बढ़ जाएगी। एक लकड़ी ले लीजिए, एक 4 फीट का लकड़ी स्टिक ले लीजिए, और एक आप क्या कहा जाता है 3 इंच का ले लीजिए, ठीक है, दोनों को तोड़िए, कौन आसानी से टूटेगा? 6 फीट वाला लकड़ी आसानी से टूट जाएगा, 3 इंच वाला लकड़ी आपसे नहीं टूटेगा, क्योंकि छोटा है। छोटा होने से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी उसमें ज्यादा लगेगा। बॉन्ड एनर्जी क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, जल्दी टूटेगा नहीं। तो वही इनका वैल्यू इंक्रीज करने से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। इफ एन इज द सेम, जैसे 2p 2p 2s 2sp, तब ये इस पर डिपेंड करने लगेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करने लगेगा। तब मैं पढ़ा चुका हूं कि 2p का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब में सेम है, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। 2s और 2p का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा वीक बनेगा, और ss का और वीक हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें और पुअर है। इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस शेल कैन इंटर इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और तो वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकता है। कब कर सकता है? उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जा करके इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड ये प्रमोट करा दे हायर सबशेल में, आप सेम ऑर्बिट ना, जैसा कि कोवैलेंसी वेरिएबल कोवैलेंसी केस में मैं आपको डिस्कस किया था, तब वहां पर वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था होगा, अब वो केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट करने लगे। तो इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस शेल कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन इफ दे कैन बी अनपेयर्ड फर्स्ट एंड शिफ्ट टू द vacant orbital of slightly higher energy of the same energy shell ना, सेम एनर्जी शेल
यानी सेम एनर्जी लेवल यानी सेम ऑर्बिट या सेम शेल। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ही ऑर्बिट होना चाहिए। सब शेल आपका हायर एनर्जी कंटेंट थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा। जैसे हम एस से प्रमोट करा के ले गए थे एक बार डी में, पी से भी प्रमोट कराए थे डी में, एनर्जी लेवल सेम था, लेकिन एस और पी और डी तीनों तो अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी डिफरेंसेज आ जाएगा, अलग अलग एनर्जी है ना। तो क्या कहा जाता है एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर स्लाइटली वर्ड लिखा हूँ ना, स्लाइटली हायर एनर्जी लेवल। तो उस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। दिस पॉइंट कैन एक्सप्लेन द ट्राइवैलेंसी ऑफ बोरोन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, पेंटावैलेंसी ऑफ फास्फोरस। जैसे कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो इसकी कोवैलेंसी 2 होना चाहिए था, बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, व्हाई सो, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रमोटेड टू अनदर ऑर्बिट ना। या जैसे 1s2 2s2 2p क्या होता है आपका 4, 2p4 हो जाएगा। इसका ये कार्बन का देखिए तो ये एटॉमिक नंबर कितना है आपका 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए 1s2, ये हो गया आपका 2s2 2p हो गया आपका 2। तो p सबशेल में देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 2 है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, किसमें 2p में, और यहाँ पर है तुम्हारा 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है। तो देखो यही ना 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, पैरेलल एंटी पैरेलल दे दिए, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट करा के इसमें भेज दिए तो क्या हो जाएगा, s में अब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तुम्हारा, और p में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका अब 4 हो गया। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, तो कोवैलेंसी इसका 4 हो गया। तो कब हुआ, जब फिर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट सबशेल, हायर सबशेल, हैविंग स्लाइटली हायर एनर्जी लेवल ऑफ सेम ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू तो सेम है, दोनों का n का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर दिए। दिस पॉइंट कैन एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ट्राइवैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, पेंटावैलेंसी ऑफ phosphorus etc. Two types of bond are formed on account of overlapping, that is sigma bond and pi bond ना। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब ऑर्बिटल कैसे हो, जब ऑर्बिटल कोएक्सियल हो, एक ही एक्सिस पर लाई करते हो, या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा हो, या लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा हो। कोएक्सियल कैसे हम समझा दें आपको, तो जैसे एक ऑर्बिटल हम पी ले लिए, देखिए पी ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल भी पी है, ठीक है, दोनों पी ऑर्बिटल देखो तो एक ही एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है दोनों, ठीक है। दोनों को ओवरलैप कराना अगर हमको हो तो देखो आसानी से ओवरलैप कर जाएगा, एक ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ऑर्बिटल आया इसके साथ ओवरलैप कर गया, तो देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया। ये एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाता है, लीनियर ओवरलैपिंग कहलाता है, कोएक्सियल सेम एक्सिस वाले ऑर्बिटल हो गए। दोस्तों इसमें जो बनेगा वह सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्या बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आ जाइए पाई बॉन्ड। तो हाँ, एक चीज याद रखना, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है जनरली। पाई बॉन्ड हमेशा आपको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। तो ये हम आगे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया मैं, हाइब्रिड और अनहाइब्रिड, वो क्या होता है वो मैं अगले क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी केमिकल बॉन्डिंग हम लोग चल रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड चल रहा है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो वह नॉन एक्सियल हो और कैसा हो, या उसी को हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं या लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे एक ऑर्बिटल ये है, सपोज कि px है ना, px है, p में 3 ऑर्बिटल px py एंड pz, दूसरा ऑर्बिटल हम लोग ले लिए py, ठीक है, ये py हो गया। तो दोनों दो एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक एक्स एक्सिस पर है तो दूसरा वाई एक्सिस पर है, ठीक है। और जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है बहुत पुअर होता है, जस्ट एक दूसरे को टच करेगा, बहुत पुअरली ओवरलैप करता है। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो इस तरह का ओवरलैपिंग क्या बनाएगा, हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है, यानी कि लेटरल ओवरलैपिंग से हमेशा आपको पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब आइए सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा सम अप करता हूँ, जो पढ़ाया हूँ उसी को मैं समराइज करता हूँ। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अलोंग देयर एक्सिस, जिसको एक्सियल कह दिए या कोएक्सियल कह दिए, इंड टू इंड यानी कि हेड ऑन यानी कि लीनियर ओवरलैपिंग, तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल, क्योंकि पार्टिकुलर ड्रिफ्ट
डायरेक्शन में आ रहा है। कैसे समझें कि डायरेक्शनल होगा? क्योंकि वो एक्सियल होता है, सेम एक्सिस वाला होना चाहिए, तो कोएक्सियल होने की वजह से यह डायरेक्शनल हो गया। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो जिसमें होता है वह क्या शो करेगा? आइसोमेरिज्म शो करेगा। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैविंग सिग्मा बॉन्ड। जैसे देख लो, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, और दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया ना ये। तो इसको होल्ड कर दो और इसको रोटेट करो तो आसानी से रोटेट करने लगेगा ना। जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे बैलगाड़ी या चक्का वाला गाड़ी बनाते थे ना, ताड़ा वाला काट दिए और ताड़ा वाला कट गया, इस तरह से राउंड हो गया, तो इसमें से खाजा निकाल करके खा गए। ठीक है, खासकर दूसरा का ताड़ा का खाजा काट करके खाने में मजा आता था। ठीक है, आप लोग भी किए होंगे इस तरह से। तो इस तरह से बीच से खाजा निकाल गई, यहाँ का छेद है, यहाँ का छेद से लकड़ी लगा दिए। ठीक है, और लकड़ी लगा करके इसमें गाड़ी चला दीजिए ऐसे ना। खासकर वो अरहर दाल जिसे निकलता है, अरहर जिसको कहते हैं, उसके वाला डंठल लगा दीजिए और गाड़ी चला दिए ना, गाड़ी आगे बढ़ जाती थी। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर हो तो ये रोटेशन पॉसिबल हो। लेकिन अगर इसमें दो लकड़ी लगा दिए तो आप ही लोग बताइए, रोटेशन पॉसिबल है या नहीं? हाँ जी बोलो। हाँ जी, कोई बोलो। राकेश, नहीं अभिषेक, सर। पॉसिबल नहीं ना है? नहीं पॉसिबल, सर। हाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बिल्कुल सही आंसर है आपका, पॉसिबल नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड बन जाएगा जब, तो उसमें पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, अकेले पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कभी नहीं करता है। तो डबल बॉन्ड हो जाने के बाद होगा क्या कि उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड आपका क्या कहा जाता है, आपको जहाँ पर भी होगा वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड वाला होगा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा ना, रोटेट कराया जा सकता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड हेंस इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देयर कैन ओनली बी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स अगर हो तो उसमें सिग्मा बॉन्ड ही होगा। सिग्मा बॉन्ड आर फाउंड बाय 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, और सिग्मा बॉन्ड में 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होता है। कौन कौन? जैसे एस एस, ठीक है, पी पी, एस पी, इस तरह से हम लोग उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और 4 टाइप का ओवरलैपिंग होगा। तो पहला देख रहे हैं आप, एस एस ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन का देखिए फॉर्मेशन, इसमें 1s हो गया, ये आपका 1s है, इसका भी 1s है, 1s1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ दिया हुआ है। जब ओवरलैप करेंगे तो देखिए दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? बीच में आ गया। इस पॉइंट को हम लोग इंटरन्यूक्लियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरन्यूक्लियर प्लेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन है जिसके चलते पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी प्रोटॉन है जिसके चलते पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, these electron will be attracted by this nucleus, these electrons will also be attracted by this nucleus. Now two nuclei are attracting these two electrons, therefore it is more stable and its energy will be very less. While in the case of atomic orbital, these are atomic orbital, in this case one nucleus is attracting one electron, another nucleus is attracting another electron. ठीक है, therefore their energy, there is less attraction, that is why their energy will be high and they are less stable. While in the case of the molecule, when hydrogen bond is formed, had H2 molecule is formed, then electron lies in between the internuclear plane where these electrons are attracted by two nuclei, that is why its energy, there is more attraction, and where there is more attraction, energy will be decreased, that is why it is more stable. ठीक है, अब आ जाइए sp ओवरलैपिंग। s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, आप देख रहे हैं। p ऑर्बिटल देख लीजिए, जैसे फ्लोरीन के केस में हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल्स डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस केस में देख लीजिए f ऑर्बिटल आ गया, तो s और p ओवरलैप करेगा तो ऐसे हो गया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ इलेक्ट्रॉन विल कम इन बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर प्लेन, इट विल कम इन इंटरन्यूक्लियर प्लेन वेयर इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ बोथ ऑर्बिटल्स। दोनों के न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसके चलते अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से HF बॉन्ड बन गया आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। तीसरा ओवरलैपिंग है PP ओवरलैपिंग। ठीक है, PP ओवरलैपिंग जैसे PZ ले लिए तो कोएक्सियल है, तो कोएक्सियल है, एक ही एक्सिस वाला होना कंपलसरी है। देखिए एक ही एक्सिस पर ये लाई कर रहा है, दोनों PZ है। अब जब ओवरलैप करेगा तो इस तरह से हो गया,
ठीक है। अब छोटा ये इस तरह से बन गया ऑर्बिटल, छोटा छोटा लोब इधर निकल गए, बीच में दोनों ये ओवरलैप है, तो ये 2pz है। जैसे एफ एटम देख लीजिए, दूसरा फ्लोरीन देख लीजिए, यहाँ पर सिग्मा 2pz ऑर्बिटल बन गया, यही एफ के बीच में बन गया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसीलिए क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा 2pz कहलाएगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड। इसको ऐसे ऐसे लिख दीजिए, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया ना। देखिए 2 पिक ऑर्बिटल था, ये 2 पिक ऑर्बिटल था, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप हो गया, बीच में इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। और इस ऑर्बिटल को पीपी ओवरलैपिंग हम लोग कहते हैं। चौथा ओवरलैपिंग आपका ये है एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। या तीनों का समअप किया हुआ है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 तरह का है, एस एस ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेगा, sp ऑर्बिटल है, यहाँ पर आपका pp ऑर्बिटल के बीच का ओवरलैपिंग है, इस तरह से, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें होगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें बहुत कम। अब आ जाइए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आज ही पढ़ा दें कि कल, बोलिए। हाँ जी, जवानों बोलो। चलो ठीक है, तब इसको कल देखता हूँ ना, पाई बॉन्ड कल पढ़ा देता हूँ। थक जाते हैं जी बोलते बोलते। कल कल हाँ बेटा, कल पढ़ा दूंगा उसको।